आज की कहानी है वापसी। वापसी कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। राम सिंह ऊपर से बिल्कुल शांत था, पर भीतर एक भयंकर तूफान झकझोर रहा था। बार बार होठ भींच कर उसे भीतर ही रखने की कोशिश उसने की, पर शीघ्र ही उसे आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। वह चुपचाप अपने व्यतीत को देखने लगा। उसके पिता का देहांत 12 वर्ष पूर्व सर्दियों में हुआ था। उसके पास न तो तन ढकने को कपड़े थे और न पेट भरने को अन्न, इसलिए सर्दी उसे खा गई। उसे याद है कि उसके पिता कई दिनों तक खाट पर पड़े रहे थे। उसकी माँ बावली सी कभी बाहर वैद्य के पास भागती, कभी खाट पास बैठकर बापू को सहलाती, कभी अकेले में उसे कलेजे से लगाकर फूट फूट कर रोती। परंतु इस सब के बावजूद पिता की कर्राहट बढ़ती ही गई और फिर एक दिन सहसा बिल्कुल बंद हो गई। बापू शांत हो गए और माँ चित्कार कर उठी, लेकिन उसे रोना नहीं आया। उसे तो बस एक प्रश्न परेशान करने लगा, आखिर पिता कहाँ गए? लोग कहते हैं भगवान उन्हें ले गए। क्यों ले गए? भगवान की तो सब तारीफ करते हैं, फिर उन्होंने माँ को क्यों रुलाया? क्यों माँ रोती रहती है? क्यों उसे रोना नहीं आता? क्यों उसकी शरारत कम हो रही है? क्यों? ये समझ में न आने वाली बातें उसे और भी उलझा देती। वह और भी गंभीर हो उठता। गंभीर होने के और भी कारण थे। उनमें उसके चाचा भी थे। उसने सुना था कि उसके इन चाचा और पिता में कुछ झगड़ा था। चाचा निरे किसान नहीं थे, कुछ बनिज बट्टा भी करते थे और उस बंजर भूमि में भी पक्का मकान बनाकर रहते थे। पर पिता की बीमारी में वह उसी दिन आए जिस दिन लाश उठी थी। हाँ, कुछ महीने बाद जब उसकी माँ रोना धोना छोड़कर पेट पालने की फिक्र में लगी, तो उसने पाया कि चाचा बार बार घर आते हैं और माँ से बातें करने की कोशिश करते हैं। माँ है कि उन्हें झिड़क देती है, लड़ पड़ती है, पर चाचा है कि आए जाते हैं और लोग भी आते हैं और उससे लुका छिपी करके उसकी माँ से बातें करते हैं। महीनों करते रहे और धीरे धीरे उसकी माँ उससे दूर होती रही। राम सिंह चौंक पड़ा। उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं है। उस अनजान प्रदेश में वह निपट अकेला धर्मशाला की एक कोठरी में पड़ा है। आसपास घोर अंधकार है, बाहर अंधकार है, अंतर में अंधकार है। उसी अंधकार में माँ की मूर्ति नेत्रों में उभर उठी है। वह माँ जिससे लड़ झगड़ कर वह 8 वर्ष पूर्व भागा था, वही माँ उसे प्यार से छाती में भर लेती है और कहती है, तू इतना क्यों सोचता है रे रामू? सोचने से आदमी दुबला हो जाता है। देख न तेरे हाथ पैर दुबले होते जा रहे हैं। रामू चुपचाप उसकी छाती की धड़कन महसूस करता रहा, उसकी सूखी आंखों में उमड़ते स्नेह को देखता रहा, उसकी प्यार भरी बातों को सुनता रहा। उन्हीं बातों के अंत में उसने अटकते अटकते कहा, क्यों रे रामू, तू चाचा के घर चलेगा? रामू समझा नहीं। माँ ने फिर प्यार से समझाया, अरे वही अपने चाचा, उनके घर चलेगा? अपने चाचा के घर? हाँ, माँ ने हकलाते हुए कहा, अब हम वहीं रहेंगे। एकाएक न जाने क्या हुआ, उसने तड़प कर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी यह तेजी देखकर माँ हतप्रद रह गई, इतनी कि वह उसकी गोद से निकलकर दूर जा खड़ा हुआ।
तो उसने उसे रोकने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया, कर ही नहीं सकी। बस देर तक फटी-फटी आँखों से देखती रही। फिर जैसे उस लज्जा को धोने के लिए वह घर के कामों में खो गई, लेकिन रामू के मन से वह बात नहीं धुली। उसे बापू की याद आने लगी। उसके बापू उसे बहुत प्यार करते थे। उसे कंधे पर बैठाकर नाचते थे, कहा करते थे, रामू जब बड़ा होगा तो यहाँ रेत नहीं उड़ेगी, कहत नहीं पड़ेंगे, यहाँ नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा, हम खूब मालामाल हो जाएंगे। बापू की ये बातें याद करके रामू का दिल और भी दर्द से कर्राह उठा। वह समझ नहीं सका माँ चाचा के घर क्यों जा रही है। बापू नहीं रहे तो क्या हुआ, वह तो है, वह बड़ा हो रहा है, वह दूर तक भाग सकता है, वह हरी राम जी धन्ना सबको गिरा देता है। और रामू को सचमुच विश्वास हो गया कि वह बड़ा हो रहा है। उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ मैं बड़ा हो रहा हूँ, यहाँ अब नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा। वह उछल उछल कर ये बातें कह रहा था, जैसे वह सब कुछ हो ही रहा हो, जैसे वह नहर में कूद कूद कर नहा रहा हो, जैसे वह अनाज के ढेर पर नाच रहा हो। माँ ने एकाएक दृष्टि उठाकर देखा, फिर एक बारगी अपनी बाहों में भर लिया, बार बार चूमने लगी, रोने लगी। रोते रोते बोली, तेरे बड़े होने में अभी बहुत देर है मेरे बच्चे, अभी बहुत देर है, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रामू की समझ में कुछ नहीं आया, वह कुछ कर भी नहीं सकता। माँ एक दिन उसे लेकर चाचा के घर चली गई। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया, यहाँ तक कि उसने अपने चाचा को पीठ तक दिया। राम सिंह उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने पीछे की खिड़की खोल दी और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सन सन करती हुई ढेरों ठंडी हवा कोठरी में भर आई। उसके साथ तरह तरह की आवाजें भी वहां फैल गई। पर उसके मस्तिष्क में जो व्यतीत घुस कर बैठ गया था, वह नहीं निकला। वह स्पष्ट देख रहा था, उसके चाचा को पीटा, चाचा का मुख तमतमाया, फिर संध्या के आकाश की भांति उसके रंग पलटे, वह मुस्कुराए, उन्होंने उसे प्यार किया, ज्वालामुखी के मुख पर पड़े बर्फ जैसा प्यार। राम सिंह ने आंखें बंद कर ली, लेकिन वहां माँ बैठी हुई थी। उस माँ ने रो रो कर छाती से सटा सटा कर उसे समझाया, पर पर मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा की, वह नए घर को, नए बापू को स्वीकार कर ही नहीं कर सका। वह चिड़चिड़ा हो गया, वह लड़ने लगा, वह जवाब देने लगा, वह काम से भागने लगा, वह पिटने लगा, माँ से भी पिटने लगा, माँ से भी, हाँ। माँ की गोद में एक और बालक आ गया था। वह बालक उसे तनिक नहीं सुहाता था। वह उसे पीट देता था, वह उसे मिटा देना चाहता था। राम सिंह ने तेजी से गर्दन को झटका दिया, इतनी तेजी से कि वह खिड़की के किवाड़ से टकरा गया। माथे पर रक्त चमक आया और उसकी चिंता किए बिना वह फुसफुसा उठा, मैं उसे मिटा देना चाहता था और माँ मुझे मारती थी। माँ मुझसे दूर हो गई थी, माँ मुझसे छिन गई थी, माँ मुझसे छिन गई तो मैं वहां क्या करता। मैं भाग आया, मैंने भाग कर ठीक किया, मैंने ठोकरें खाई, मैं भूख से तड़पा, मैं जेल में रहा, सब कुछ हुआ, पर मैं जानता हूँ कि मैंने घर छोड़कर ठीक ही किया। मेरे लिए घर परदेश सब बराबर थे। नहीं, परदेश अच्छा था। परदेश में आदमी अकेला होता है। घर में माँ के रहते भी मैं अकेला था। राम सिंह फिर खाट पर आ लेटा।
धीरे धीरे चोट सहलाने लगा, शांत होने लगा। तभी सहसा उसने तकिए को टटोला। उसने महसूस किया कि छुरा अपने स्थान पर है। छुरा, हाँ छुरा, तेज चमकदार लपाता हुआ छुरा। उस छुरे को वह खूब संभाल कर ले जा रहा है। वह अपने गांव जाएगा, 8 साल बाद अपने गांव जाएगा और इस छुरे से वह चाचा को मार देगा। हाँ, चाचा को मार देगा। चाचा को, जिसने उसके सुख को छीना था, उसकी माँ को छीना था, जिसके कारण माँ के रहते हुए भी वह अनाथ था, घर में रहते भी बेघर था, प्यार के रहते भी निरादरित था, भिखारी था, चोर था। उसने जोर से तकिए को छाती में भींच लिया, दांतों से होठों को दबाया, उनमें खून निकाल लिया। इतना सब होने पर भी उसे माँ की याद आती। बीमारी में उसे माँ की याद आती। थक कर चूर हो जाने पर खाना बनाते समय उसे माँ की याद आती। साथियों की माँओं को देख कर उसे माँ की याद आती। अब वह तड़प कर चिल्ला उठा, माँ, तू मर क्यों नहीं गई? और वह अब भी चिल्ला उठा, माँ, तू मर क्यों न गई? उसने पीछे छोड़ दिया। गांव की अंतिम मंजिल पर वह पैदल ही चल पड़ा। वह 8 वर्ष बाद इधर आया था। जाते समय यहाँ सब कुछ वीरान था। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, खेतों में फसल नहीं थी, बस रेत उड़ रही थी, सदा उड़ती रहती थी। धरती की छाती सदा फटी रहती थी और उन दरारों में गांव का सुख स्वास्थ्य सब स्वाहा होता रहता था। लेकिन आज वह कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, क्योंकि ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों उसका झुलसा हुआ मन मस्तिष्क एक अजीब-सी महक से भर जाता है। अनाज की महक, पानी की महक, सोंधी-सोंधी मिट्टी की महक। उसने आंखें मली, बार-बार मली। तब विश्व के रंगमंच पर संध्या धीरे-धीरे प्रवेश कर रही थी। उसकी लालिमा में स्नान करके सब कुछ रक्तिम हो उठा था। खेत धीरे धीरे लहला रहे थे, वृक्ष मंद मंद गति से झूम रहे थे। दूर कहीं कोई मद भरे गीत गा रहा था और यह डूबता उतराता वहां पहुंचता जा रहा था, जहां न उसका कड़वा व्यतीत था और न झुलसा हुआ वर्तमान। बस एक अनिर्वचनीय आनंद था। वह आनंद जो थकान उतारता है, तन मन सहलाता है। उसने फिर आंखें खोली। मिट्टी और पानी की महक से उसका अस्तित्व तर हो रहा था। उसके अपने सामने ऊंची उठती हुई पगडंडी उसने देखी। वह दौड़कर उस पर चढ़ गया। यह क्या, पानी? नहर, नहर! वह एकाएक पीछे हट गया, हतप्रभ विमूढ़, चारों ओर ऊपर नीचे नहर को, अपने को, सबको देखने लगा। क्या वह जीवित है? क्या वह इसी दुनिया में है? क्या यह नहर का पानी है? क्या यह किसी जादूगर का जादू है? 2 क्षण के मंथन के बाद वह फिर आगे बढ़ा, धीरे धीरे नीचे उतरा, आंखें मली, डरते डरते पानी को छुआ। बिजली ने उसे जैसे उसके बदन को झंझना दिया हो, पर उसने पानी को फिर छुआ, उछाला, चखा, बार बार चखने लगा, उछालने लगा और साथ ही साथ उसके कानों में एक स्वर गूंजने लगा, एक परिचित प्यार भरा स्वर। रामू जब बड़ा होगा तो यहाँ रेत नहीं उड़ेगी, कहत नहीं पड़ेंगे, यहाँ नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा, हम खूब मालामाल हो जाएंगे। यहाँ नहर आ जाएगी, खूब पानी होगा, खूब अनाज होगा, खूब अनाज होगा, खूब अनाज होगा। उसका सिर घूमने लगा, शब्द घूमने लगे, वातावरण घूमने लगा, अंतरिक्ष घूमने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यह मृग जाल है, मेरे मस्तिष्क का भ्रम है, छल है।
मैं चाचा को मारने आया हूँ, मैं उसे मारूंगा। यह जादू मेरे संकल्प को भंग नहीं कर सकता। मैं उसके परिवार को दर दर का भिखारी बनाऊंगा। मैं सबको भिखारी बनाऊंगा। वह इसी तरह चीखता हुआ ऊपर भागा, पर अचरज उसके शब्द आवाज पैदा नहीं कर रहे थे। वह कांप रहा था, पर उसकी चाल बड़ी दृढ़ थी। वह सुनना नहीं चाहता था, पर वे शब्द बराबर उसके कानों में घुसते आ रहे थे। तू बड़ा हो गया है, यहाँ रेत नहीं उड़ती, यहाँ नहर आ गई है। उसने दोनों हाथों से कानों को दबा लिया। वह तेजी से सिर को घुमाने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह संज्ञा खोता जा रहा है। संज्ञा मतलब विवेक। उसके सामने न नहर है न पानी है, बस उसके पिता की मूर्ति है, इतनी विशाल कि उसने धरती और आसमान सबको ढक रखा है। उसके नेत्रों में स्वर्णिम भविष्य झांक रहा है। उसके एक हाथ में फावड़ा है, दूसरे में अन्न। उसके शरीर से शुभ्र श्वेत जल झर रहा है, और उसी से नहर भरती आ रही है। वह एक बार की उठा, बापू, और फिर संज्ञाहीन होकर वहीं गिर पड़ा। काफी देर पड़ा रहा, फिर उसे ऐसा लगा जैसे कहीं अमृत वर्षा हो रही है और वह भीग रहा है। उसका तन मन आत्मा सब भीग रहे हैं। उसका संताप भीग रहा है, उसकी पीड़ा भीग रही है, उसका कलुष भीग रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, बंद कर ली, फिर खोली, फिर बंद कर ली। बहुत देर तक बंद किए बैठा रहा। अंधकार गहरा हो गया। आसमान में तारे दमक उठे। धरती पर रह रह कर जुगनू टिमटिमाने लगे। दूर कभी कभी नहर का कल कल छल छल स्वर उठता और वहां फैल जाता। वह उठकर बैठ गया। वह कांप रहा था। उसका गांव पेड़ों के उस पार छिपा हुआ था। उसके मस्तिष्क में कुछ चित्र उभरने लगे। शायद सब लोग सो गए होंगे, शायद मर्द अभी बैठे हुक्का पी रहे हों, शायद चाचा भी वहीं हों, शायद माँ भी जाग रही हो। वह माँ के सामने जा खड़ा हो तो तो नहीं, वह माँ के सामने नहीं जाएगा। नहीं क्यों? माँ के लिए ही तो वह आया है। मैं माँ के लिए आया हूँ, हाँ हाँ, और हाँ। उसने एकाएक जोर से आंखें मीच ली और सोचने लगा। सोचते सोचते सहसा उसका मन एक अद्भुत भावना से भर उठा। उसे सचमुच जीने की इच्छा होने लगी। उसके घर के सुख की इच्छा होने लगी। उसने तकिए को टटोला। छुरा उसी तरह सुरक्षित था। उसे छुरे से वह अपने चाचा की हत्या करना चाहता है। इस छुरे से वह अपने चाचा की हत्या करना चाहता है। इस छुरे को वह बंबई से लेकर आया है। नहीं 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 नहीं, वह नहीं क्यों? वह चाचा की हत्या करने आया है और करेगा। नहीं 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 क्यों? कायर, किनारे पर आकर पीछे हटता है। घर के पास आकर तुझे घर का मोह सताता है। आगे बढ़, यह सुंदर अवसर है, अपना बदला ले। यानी उसका अंतर्मन उसे ये सारी बातें कहता है। वह फुसफुसाया, सुंदर अवसर है, अपना बदला ले। बदला बदला, नहीं नहीं, यानी मन में एक द्वंद्व चल रहा है, करे या ना करे। वह फुसफुसा रहा था और आगे बढ़ रहा था। न चाहकर भी आगे बढ़ रहा था, बढ़ा जा रहा था। पेड़ों की पंक्तियां पास आ गई थीं। बस उस भीड़ के बाद, बस उस मोड़ के बाद वह गांव के तालाब के पास पहुंच जाएगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो रही थी। कितने कुत्ते हैं इस गांव में? क्या बढ़ गए? और यह क्या? यह प्रकाश कैसा? ये धुआं सा कैसा उठ रहा है? धुआं, प्रकाश, प्रकाश, धुआं, आग, आग। गांव में आग लगी है। इधर परले किनारे पर आकाश लाल होता जा रहा है। उधर तो खलियान है। तो क्या किसी के खलियान में आग लगी है? खलिहान में आग? वह तो खूब अनाज से भरा होगा। अब तो यहाँ सब अनाज होता होगा। यहाँ नहर आ गई है। वह तेजी से दौड़ने लगा। कुत्ते और भी तेजी से भौंक रहे थे। आदमियों की आवाजें जाग रही थीं और वह दौड़ रहा था।
उसने छुरा हाथ में ले लिया था। वह गांव के बीच से होकर नहीं गया, बाईं ओर से होकर वह प्रकाश की दिशा में दौड़ा। वह कीचड़ में लिथड़ गया, उसके पैरों में कांटे चुभे, पर वह रुका नहीं, दौड़ता ही चला गया, जैसे चुंबक से खिंचा जा रहा हो। लेकिन पास आकर देखा, आग खलिहान में नहीं है, गांव के एकमात्र पक्के मकान में है, और वह मकान उसके चाचा का है। क्षण के सहर्ष में भाग के लिए वह ठिठका, चाचा का घर जल रहा है। तभी उसने देखा, एक व्यक्ति दबे पांव खलिहान के पास पहुंच गया है और कुछ फेंकना चाहता है। बस यंत्रवत उसने लंगूर की तरह छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। कई क्षणों तक वह छीना झपटी होती रही। आखिर राम सिंह ने उसकी जांघ में छुरा घोंप कर उसे बेकार कर दिया और फिर उसी आवेश में जलते हुए मकान की ओर भागा। वहां हृदय द्रावक दृश्य था। आग की लपटें मकान के बीच में से इधर से उधर से सब कहीं से लपलपाती हुई ऊपर को उठ रही थी। लोग चीख रहे थे, हाँफ रहे थे, पानी, रेत, मिट्टी, जो कुछ भी उन्हें मिलता उसी को फेंक रहे थे। आसपास के जो कच्चे घर थे, उनके छप्पर तोड़ रहे थे। आग, धुआं, चित्कार, रुदन, शोर, भय, सबने मिलकर आकाश को घेर लिया था, और मकान के अंदर से कायरों को भी साहसी बनाने वाला चित्कार उठ रहा था। पर आग थी कि बड़े से बड़े साहसी को भी पीछे धकेल देती थी। ऐसे अवसर पर राम सिंह ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। क्षण भर के लिए वह भीड़ में खो गया, पर उसे दुर्गम परिस्थिति को समझते हुए देर नहीं लगी। वह आग में कूद पड़ा। लगा जैसे कोई पदार्थ बड़वा नल में डूब गया है, पर निमिष मात्र में ही वह एक प्रेम मूर्ति ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी। वह अटकी नहीं, झिझकी नहीं, शून्य में जादू के रस्से की तरह चढ़ती चली गई और फिर छत पर कूद पड़ी। वातावरण सहसा स्तब्ध हो आया। लोग अविश्वास से नेत्र विस्फारित किए हुए देखते रह गए। आग की लपटें उसी तरह उठ रही थी, धुआं उसी तरह उमड़ घुमड़ रहा था। सहसा दरवाजा खुल गया और उस कड़वे तप्त धुएं को चीर कर लड़खड़ाती हुई कई छाया मूर्तियां वहां आकर गिर पड़ी। राम सिंह ने दो संज्ञाहीन बालकों को छाती से चिपका रखा था। उन्हें माँ के समीप धरती पर लेटा कर उसने चाहा कि वह जिस तरह से प्रकट हुआ था उसी तरह से गायब हो जाए। पर हुआ यह कि जब तक लोग उन्हें संभाले, वह पछाड़ खाकर वहीं माँ के चरणों के पास गिर पड़ा, और गिरते गिरते उसके मुंह से जो माँ शब्द निकला, वह सब सुनने वालों को कंपित करता हुआ सारे आकाश में व्याप्त हो गया। कहानी यही खत्म होती है। कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वापसी कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, राम सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा प्रश्न है, बापू की बातें याद करके रामू का दिल क्यों कर्हा उठता है? गांव में आग क्यों लगी है? इसके साथ साथ इस कहानी में, ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख कहानी है विष्णु प्रभाकर की, और लेखक ने राम सिंह के माध्यम से स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ दूसरी समस्याओं की ओर भी संकेत किया है। जैसे पुरुष प्रधान समाज में नारी की विवशता, और कृषि से जुड़ी समस्याएं भी इसमें मिली है, क्योंकि गांव में नहर नहीं है, और नहर नहीं है तो सिंचाई नहीं हो पाती है। पानी नहीं पहुंचा है, नहर नहीं है तो अनाज नहीं होता है। इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य समस्या है वो है विधवा स्त्री की समस्या, कि विधवा स्त्री के सामने एक परिवार को चलाने के लिए क्या क्या समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, और इन सब की जो जड़ है वो है गरीबी।
गरीबी की समस्या जो है वो मुख्य रूप से इस कहानी में देखने को मिली है। और एक और है कि राम सिंह जब बच्चा है तो बचपन की घटना का उसके बाल मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो अंत तक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस कहानी में जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है और भाषा बहुत ही सरल और सहज है, खड़ी बोली में लिखी है। कोई ज़्यादा मुश्किल शब्द हमें इसमें देखने को नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी कहानी लगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस कहानी को, वापसी कहानी को, जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।